नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गौरव सर एक बार फिर आपके साथ। आज का जो वीडियो है वो कंपटीशन बेस्ड है। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो एकेडमिक था। मैंने आपसे पहले भी कहा था एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को मिला के यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने। यहाँ पे कई बच्चों का ये आया है कि अभी उन्होंने एक फॉर्म डाला हुआ है जिसका नाम है यूपी कैडेट। कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर से पढ़ रहा है उसका ये ड्रीम होता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जहां पे आप एक रिनॉल्ड नाम ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप एक वैज्ञानिक के फॉर्म पे जनरेट होना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, या आपका ख्वाब है कि अगर जमीनी स्तर पे अगर आप किसानों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, नए क्रॉप जनरेट करना चाह रहे हैं, नई चीजें करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी भी हालत में यूपी कैडेट में आना पड़ेगा। और अगर आप इसमें रैंकर होते हैं, आप 50 में आते हैं या फिर 70 में आते हैं या टॉप 100 में आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको एक बढ़िया यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ख्वाब उतना ही अधूरा होता जाएगा जितना आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे कई लोगों की ये डिमांड थी कि सर यूपी कैडेट में एग्रीकल्चर वाले फील्ड तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो बायोटेक का पोर्शन है उसमें हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि अगर वो बायोटेक में कमजोर हैं तो चाहे आप 1 नंबर से रुक जाएं, चाहे आप आधे नंबर से रुकें, चाहे आप 10 नंबर से रुकें, आप इस चीज को एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ मेरा यूपी कैडेट रुक गया, कहानी वहीं पे खत्म हुई। उससे आगे ना आपसे कोई सुनना चाहता है ना आपसे कुछ कहना चाह रहा है। तो कह रहे हैं कि बायोटेक का जो पोर्शन है वो यूपी कैडेट में जो उसका नंबरिंग है ये है आपका बायोटेक, और यहां पे ये बोल रहे हैं कि 15 जो क्वेश्चन है वो आपके यहां से आएंगे। अगर ये 15 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं और हर एक क्वेश्चन की जो कीमत लगाई गई है वो 3 नंबरों की है, ठीक। अगर ये 3 नंबरों की कीमत है तो आप समझ सकते हैं कि टोटल मार्किंग कितना हो गया। ये हो गया 45 मार्क्स। यानी अगर 45 नंबर की हम बात करें तो इतिहास रचने के लिए शायद 2 नंबर बहुत होना चाहिए, और यहां जो नंबर आप देख रहे हैं वो है 45। एग्रीकल्चर के फील्ड में जो बच्चे काम कर रहे हैं या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस सेक्शन से बचते हैं। बचने का रीजन क्या है? फैक्ट मालूम नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है, बुक्स में कहीं है नहीं, तो उनकी कोई कमी नहीं है। जितने भी लोग हैं उतनी उन्होंने किताबें बताई, वो चीजें वो पढ़ने लगे। हमने पहले भी कहा था कि जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूट्यूब चैनल का नाम दे रहा हूं, यहां पे मैं हर एक चीज को लेकर चलूंगा। तो ये आज का जो लेक्चर है ये यूपी कैडेट को ही समर्पित नहीं है, हर उस बच्चे को है जो बायोटेक में कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। हमने बस ये कहा कि यूपी कैडेट के कुछ बच्चों ने हमको फोन किया है कि सर इस पे क्या वीडियो डाल सकते हैं या फिर नहीं, तो हमने कहा बिल्कुल डालेंगे, ऐसा क्या है। तो यहाँ पे आज मैं बायोटेक के कुछ क्वेश्चन, देखिए पहले जब भी पढ़ा जाता है उससे पहले आपको ये समझना होगा कि यूपी कैडेट के क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाएंगे। अगर आप ऐसा समझ लेते हैं तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर में 2019 का जो यूपी कैडेट के क्वेश्चन आए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के वो यहाँ पे अवेलेबल है। 15 क्वेश्चन जो हैं वो होने चाहिए थे, लेकिन जो आपको मालूम है कि जो मेरे पास रिसोर्स आए हैं उसमें 11 क्वेश्चन का रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। पहले इनको समझेंगे और फिर ये समझेंगे कि किस तरीके से चीजों को पढ़ा जाता है और कैसे आपको यहाँ पे देखना है कि चीजें किस तरीके से बदलाव के फॉर्म पे आएंगी। तो आइए स्टार्ट करें और समझें कि क्या है। देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन बायोटेक से दिया गया है। यहां पे जेनेटिक्स के पोर्शन को भी कवर कर लेता है। इसमें यहां पे दिया गया है कैडेट, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर है वो है 118, यानी 118 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने दिया है। स्टॉप कोडॉन इनमें से कौन सा है? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं स्टॉप कोडॉन, ठीक। तो यहां पे सिंपल सा मतलब क्या है? अब यहां पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऑप्शन क्या दिया है। पहला दिया है ACU, दूसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं UGA, तीसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं GAU, और जो फोर्थ ऑप्शन ये दे रहे हैं वो UUG दे रहे हैं। सवाल ये है कि स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या होता है। जब हम आपको डिटेल में ये वीडियो डालेंगे और आपको सब समझाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर डीएनए की सिंथेसिस हो रही है तो एक समय के बाद डीएनए की सिंथेसिस को रुकना भी होगा। अगर डीएनए के सिंथेसिस को रुकना होगा तो ये कौन बोलेगा? अगर आप कहीं चल रहे हैं और मैंने आपसे कहा अरे रुको, तो आप वहां रुक गए,
लेकिन यही काम जब डीएनए करेगा तो डीएनए को कौन बोलेगा कैरियर को? तो इसके लिए नेचर ने उसे कहा है कि हम कुछ कोड भेजेंगे और वो कोड ऐसे होंगे कि जैसे ही आपको वो कोड मिलेगा वैसे ही आपको रुक जाना है। अब हमें क्या है, उस कोड को जानना हमारे पास जरूरी है। तो हम आपको बता देते हैं कि यहां पे जो आपके पास कोड अवेलेबल हैं वो UAA, UAG और UGA, इनको हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। तो आपको ये नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कॉमन क्या है कि सब में ये कॉमन है। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है कि यहां पे आपको फैक्ट याद होना चाहिए। हम क्या होते हैं, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, कंफ्यूजन जनरेट कर लेते हैं, हर किताब में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। तो हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, स्टॉप कोडॉन है। और स्टॉप कोडॉन से ये जो ओरिजिनल है और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब हमें मैच कराना है कि इनमें से कौन सा यहां पे है। तो आप अगर देखेंगे तो आप देखिए कि यहां पे ये देखिए ये मैच कर गया। इसका मतलब सिंपल सा है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर का होगा, यानी स्टॉप कोडॉन इनमें से कौन सा है, UGA। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फैक्ट हमें मालूम नहीं था। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, सिंगल मार्किंग आपको मालूम है, सही कर देते हैं तो 1 नंबर, गलत कर देते हैं तो सही कर देते हैं तो 3 नंबर, गलत कर देते हैं तो 1 जो आपका है वो क्या होगा, कट जाएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए कई बच्चे इसे क्या करेंगे, या तो छोड़ देंगे और या फिर तुक्के लगाने की कोशिश करेंगे। और तुक्के आपको मालूम है कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज्यादा क्या होता है, गलत। सेकंड क्वेश्चन यहां से पूछा है वेक्टर क्लोनिंग के बारे में, यानी कि यहां पे जो अगला क्वेश्चन है 119 का, इन्होंने पूछा है कि वेक्टर क्लोन, और क्या बोला है इन्होंने, इसको ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि 300 KB का जो वेक्टर क्लोन है वो कौन कर सकता है, यानी कि डीएनए का कोई स्ट्रैंड 300 का हो तो उसको कौन सा कर सकता है। इन्होंने पहला दिया है यैक दिया है, दूसरा इन्होंने बैक दिया है, तीसरा इन्होंने पैक दिया है और चौथा इन्होंने मैक दिया है। अब सवाल यह है कि ये बस हमारे लिए एक नाम है और हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। अगर कुछ जानते नहीं है तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ज्यादातर जो आपके सब्जेक्ट के टीचर होते हैं या फिर ज्यादातर जो बच्चे हैं, अगर बायोटेक की उतनी समझ नहीं है तो वो आपसे कहेंगे यैक माराओ। सवाल ये नहीं है यैक माराओ, सवाल ये है, उसने बोला है 300 का चाहिए। तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो ये है 100 और 100 से 300 तक ये जाएगा। लेकिन अगर ये होता 100 और यहां पे एक 0 और बढ़ा दूं तो ये चला जाएगा यैक के पास। यानी सबसे ज्यादा डीएनए का जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया जा सकता है यानी क्लोनिंग किया जा सकता है तो वो यैक कर सकता है, क्योंकि उसकी पावर क्या है, 3000 है। ठीक, कई बार हो सकता है कुछ लोग पढ़ रहे हो, कुछ लोग ये कहें कि सर ये बताइए जब 100 से 3000 है तो इसमें तो आप ये भी तो इंक्लूड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या अगर ये फैक्ट होता तो फिर ये क्यों देता वो? तो हमेशा याद रखिए कि जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हमेशा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर दिया जाता है, ना कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो। तो सिलेक्शन से उतनी ही दूरी आप होती जाएगी जितनी आप चीजों को समझ रहे हैं। तो हमेशा आंसर यहां पे बैक होगा। अब ध्यान से सुनिए क्या होना है। 2019 का पेपर है और उसमें ये आया है, मोस्ट प्रोबेबली है, मान के चलिए 99% तक 2020 के पेपर में अब की बार यैक को पूछा जाएगा। तो जो फोकस एरिया है वो बैक से हटा के अब यैक पे रखिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन दिया है कि 1 जीन 1 एंजाइम। कैमरा रुक गया वहां पर चल रहा है कैमरा।
यहां पे जो अगला क्वेश्चन है वो है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। ये असल में फैक्ट है, बेंटम एंड टेटम ने दिया था। आप इसे किसी भी बुक में मिल सकता है, अगर आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी मिल सकता है। ये क्वेश्चन इजी था, आप इसे कर लेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मार्कुलर मार्कर्स क्या होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, मॉलिक्यूलर और क्या है मार्कर। ये क्वेश्चन यहां पे है कि मार्कुलर मार्कर कहां पे इस्तेमाल होता है। यहां पे इन्होंने, मैं यूं ही आपको बोल देता हूं, पहला ऑप्शन दे रहे हैं साइटोजेनिक मैपिंग में, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है, आई थिंक आप जान रहे हैं, वहां की मैपिंग में काम करता है। दूसरा दे रहे हैं क्रोमोसोम की मैपिंग में। क्रोमोसोम बहुत सारे हैं आप में, किसी की अगर आपको मैपिंग करनी हो या चेक करना हो तो वहां। तीसरा दे रहे हैं कि फिजिकल मैपिंग में, और लास्ट में दे रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज। देखिए ऐसा है कि साइटोजेनिक मैपिंग में भी इस्तेमाल होता है और क्रोमोसोम मैपिंग में भी इस्तेमाल होता है। अब यहां पे है कि फिजिकल मैपिंग में इस्तेमाल होता है कि नहीं, तो आप इसको थोड़े दूर हो जाइए, छोड़िए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब दो सही है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ दीज जो है वो आंसर यहां क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ओके। अगला है नेम द फर्स्ट क्लोन शिप। तो फर्स्ट क्लोन शिप के बारे में आई थिंक सभी जानते हैं कि वो डॉली है। डॉली के बारे में सब लोग जानते हैं, एक शिप थी जिसकी डिजाइन किया गया था, और ये पहली डॉली ऐसी शिप भी थी जिसने एक बच्चे को भी पैदा किया था। इतिहास में बहुत बड़े नामों से लिखा गया। डीएनए इनमें से कहां नहीं पाया जाता, कह रहे हैं कि डीएनए, याद रखिएगा, कह रहे हैं कि नॉट फाउंड है। यहां पे फोकस क्या है, नॉट फाउंड। पहला बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस, ठीक। दूसरा बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तीसरा बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा बोल रहे हैं गोल्गी बॉडीज। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डीएनए कहां मिलता है, तो कई लोग बोल सकते हैं कि सर ह्यूमन बॉडी में, वो तो अलग चीज है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कहां, तो घर कहां है, न्यूक्लियस। तो पहला जो इनका क्वेश्चन था कि डीएनए कहां नहीं है, तो वो तो ऐसे ही कट गया। दूसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं, यानी कि वो अपना काम स्वयं कर सकती हैं, और ऐसा करने के लिए उनके पास एक पावर होनी चाहिए जिसमें डीएनए क्या होगा, मौजूद होगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब बचा ही क्या है, गोल्गी एपरेटस। तो आंसर यहां पे क्या बनेगा, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। ठीक है, आइए आगे की तरफ जरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे और भी क्वेश्चन है। यहां देखिए, ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर सीजर क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर। देखिए, मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में अगर हम बात करें तो पहला दे रहे हैं कि क्या ये प्राइमर है। सेकंड कह रहे हैं कि क्या ये एंजाइम है। थर्ड कह रहे हैं कि क्या ये आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, और लास्ट कह रहे हैं फोर्थ का कि क्या ये डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। सवाल ये है कि मॉलिक्यूलर सीजर है क्या। सीजर का मतलब क्या है, कैंची। कैंची, और क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर। तो डीएनए को काटने के लिए कैंची की आवश्यकता होगी, जैसे आप कपड़े काटते हैं वैसे डीएनए को काटने के लिए आपको कपड़े की आवश्यकता है, यानी कैंची की आवश्यकता है। तो जो कैंची है उसी को सीजर बोलते हैं। यहां पे जो सीजर होता है उसे बायोटेक में आरई बोला जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सवाल यह है कि ये इस पूरे ऑप्शन में कहीं नहीं है, लेकिन प्राइमर तो नहीं हो सकता। अगर यहां पे प्राइमेज होता तो मैं एक बार के लिए सोच सकता था। यहां पे प्राइमर है, प्राइमर नहीं होता है। डीएनए के स्ट्रैंड बनाने में ये हेल्प करता है, ये आपको मालूम है। आरएनए मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, डीएनए मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो यहां पे इसका नाम तो नहीं है, लेकिन यहां पे इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया है, एंजाइम। तो जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है वो क्या है,
एंजाइम है। ठीक है, चलिए अगला यहां पे कह रहे हैं कि डीएनए का जो हेलिक्स होता है, ये जो आप डीएनए की लड़ी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो डीएनए का हेलिक्स होता है, तो डीएनए के हेलिक्स की जो सिंगल लड़ियां हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? डाउट नहीं है कि इसमें 10 बेस पेयर होता है। ऑप्शन में है 10, 6, 4 एंड 12, तो आंसर क्या होगा? 10 बेस पेयर। अगर आपके 10 बेस पेयर को समझना चाहते हैं, यहां पे एक फैक्ट को और समझ लीजिए कि डीएनए असल में एक ही नहीं पाया जाता है, डीएनए कई हैं। तो पहला क्या है? बी, दूसरा क्या है? ए, इसके अलावा क्या है? जेड। जो आपको सबसे ज्यादा नेचर में देखने को मिल रहा है वो है बी, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डीएनए, और बायोलॉजिकल डीएनए सभी की बॉडी में मिलेगा। ये जो जेड डीएनए है, ये ट्रिपल हेलिक्स होता है। अभी तक आपने डीएनए को डबल हेलिक्स पढ़ा होगा, लेकिन ये इस तरीके से डिजाइन है, ये ट्रिपल हेलिक्स डीएनए है। ठीक है, चलिए अगला बोल रहे हैं कि बीटी कॉटन में क्या पाया जाता है? उम्मीद करते हैं सभी को मालूम है, बैसिलस थुइनजिनेसिस। अगला यहां पे है कि बैक्टीरिया, यहां पे उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग करता हो। याद रखिएगा, नेचुरल बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन दे रहे हैं बैसिलस थुइनजिनेसिस यानी बीटी, दूसरा दे रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम टूबिफिशियंस, इसके अलावा दे रहे हैं ई कोलाई, इसके अलावा दे रहे हैं बैसिलाई ग्रुप। देखिए, अगर नेचर में आप सही मायने में आप जानते हो तो आपको ये मालूम होगा कि जो एग्रोबैक्टीरियम टूबिफिशियंस है, ये असल में इसे नेचुरल इंजीनियर का तगमा मिला है, यानी कि ये नेचर में अपने आप काम करता है, इसके लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है। कई लोग इसका आंसर बीटी कॉटन मार रहे हैं। बीटी कॉटन आंसर यहां पे सही नहीं होगा, क्योंकि बीटी कॉटन को हमने बनाया था, वो नेचुरल नहीं है। तो फैक्ट को क्लियर समझिए कि चीजें क्या पूछी जा रही हैं। अगला है कि अ कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट कंटेन डिटेक्टेबल लेबल, यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड को अगर हमें समझना हो या फिर डीएनए के स्ट्रैंड को हमें खोजना हो, तो डिटेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि आप प्रोब का कर सकते हैं, दूसरा कह रहे हैं कि आप प्राइमर का कर सकते हैं, तीसरा कह रहे हैं कि आप मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चौथा आप कह रहे हैं कि आप लिंकेज का भी इस्तेमाल या फिर लिंक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कई लोग इसका आंसर जो है वो कहेंगे कि मार्कर का इस्तेमाल करिए, वो सबसे अच्छा है। देखिए, क्वेश्चन में डीएनए सीक्वेंस कंटेन डिटेक्टेबल पूछा गया है, डाउट नहीं है कि इसमें जो आंसर है वो होगा प्रोब। ये हमारे पास कुल 11 क्वेश्चन थे जिसके बारे में हम यहां पे आपसे डिस्कस कर रहे थे, और यहां पे टोटल 15 क्वेश्चन का सेट था। हमने पहले भी आपसे कहा था कि जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो कितने हैं? 11 है। चीजों को क्या ध्यान रखना है? देखिए, अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं, जो फैक्ट है, तो इस सिचुएशन में अगर सी कैडेट में अगर आपका या यूपी कैडेट में अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको यहां पे सिलेक्शन लेना पड़ेगा, और इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? चीजों को आपको समझनी होगी, और जब आप चीजें समझेंगे तो इस सिचुएशन में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। 2 तरीके की रातें लोग गुजारते हैं। पहली रात जो है वो आप अपनी किताबों के साथ गुजार रहे हैं, दूसरी रात हो सकता है आप अपने मोबाइल फोन के साथ गुजार रहे हो। तो आप इस चीज को समझिए कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि एग्रीकल्चर को उन उपलब्धियों तक ले जाया जाए जो जिम्मेदारी भारत ने आपको सौंपी है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी कृषि मंत्रालय हैं, वहां एसी में बैठे हुए लोग रुमाल निकाल के पसीने पोंछते हैं, और दूसरी तरफ देखेंगे कि उसी पसीने जैसे कपड़े को पहन के एक किसान जेठ की दोपहरी में हल जोत रहा है। बदलाव यही लाना है। जब किसान के भरोसे पे यह देश चल रहा है तो वो इस तरीके से भुखमरी पे है। तो इस सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? आगे की तरफ आप बढ़ेंगे, और यही चीजें हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे? आप क्या कर आप विरोध करेंगे? विरोध नहीं, आपसे भारत ये आपसे उम्मीद नहीं करता। आपसे उम्मीद करता है कि जब आप बड़े इंस्टीट्यूशंस में, जैसे ये पेपर निकाल के जब बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वहां पे आपको बड़ी चीजें मिलेंगी, चीजों को आप समझेंगे, नए क्रॉप को जनरेट करेंगे, नए सिस्टम जनरेट करेंगे, तो ये स्थितियां जो है वो धीरे धीरे क्या होंगी? बदलेंगी।
हमारी आतुरता से चीजें नहीं बदलती हैं। इनके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा और थोड़ा समय भी क्या होगा, रखना होगा। ठीक, आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर था वो बायोटेक के उन क्वेश्चंस पे था जो एग्जामिनेशन हॉल पे पूछे गए हैं। आने वाले वीडियो भी इसी तरीके से दिए जाएंगे, लेकिन वो पहले थ्योरी पे बेस्ड होंगे, फिर उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन उसके एंड में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।